नाज़िर आदाब, मैं हूं विसाल आजम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात खबर खास। दारुल उलूम देवबंद ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपने तलबा से अपील की है कि तिरंगा लहराने के बाद सफर न करें और अगर सफर करें तो जल्द अज जल्द दारुल उलूम लौट आएं। दारुल उलूम की तरफ से ये सख्त हिदायत इसलिए दी गई है क्योंकि ऐसे मौके पर चेकिंग होती है और बेगुनाह लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, ऐसी खबरें अक्सर आती हैं। इस तरह के हादसा से बचने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने अपने तलबा को सख्त हिदायत की है। दारुल उलूम ने यह भी हिदायत दी है कि सफर के दौरान मुसाफिरों से मोहब्बत के साथ पेश आएं और बहस और तकरार से हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करें। देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने जो दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा हासिल करते हैं, जो तलबा अजीज़ वहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए एक ऐलान जारी किया है 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए। उसमें दारुल उलूम देवबंद ने जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर तलबा पढ़ते हैं उनसे यही अपील की है कि 26 जनवरी के मौके पर जो है तलबा अजीज़ बिला ज़रूरत जो है ट्रेनों के अंदर सफ़र ना करें और अगर ज़रूरत है तो सफ़र करके फ़ौरन ही जो है दारुल उलूम देवबंद का रुख करें, दारुल उलूम देवबंद वापस आएँ। उसकी वजूहात दारुल उलूम देवबंद ने जो है ऐलान के अंदर यही लिखी हैं कि जगह जगह चेकिंग का सामना करना पड़ता है और यौम जमहूरिया के मौके पर चेकिंग होती है तो कोई भी तलबा अजीज़ जो है किसी तरीके की दुर्घटना का शिकार ना हो, उसी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने तलबा अजीज़ से अपील की है और साथ साथ में ये भी कहा है कि तलबा जो सफ़र के अंदर सब्र और तहम्मुल के साथ में काम लें। तो ऐसे तो ये एक इदारे की तरफ से एक नोटिस है या एक गाइडलाइंस है जो किसी भी इदारे में पढ़ने वाले या वहां पर रहने वाले तलबा को दी जाती है। ये मामला किसी एक इदारे का नहीं है। किसी भी इदारे में तलबा को कब कहाँ कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, उसकी डिसिप्लिन क्या है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब दारुल उलूम इस तरह का कोई गाइडलाइन अपने स्टूडेंट्स के लिए जारी करता है तो वो खबर बन जाती है। चूंकि ये खबरें जो है वो अखबारों की सुर्खियां बनी, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों है। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए दिलीप श्रीवास्तव मौजूद हैं जो बीजेपी की तर्जुमानी करेंगे। साथ ही हमारे साथ अनिल भारद्वाज हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अनिल जी, आपका स्वागत है। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। और कारी शफीक साहब हैं हमारे साथ, मेरठ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कारी शफीक साहब, आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो गाइडलाइंस थी ये कुछ अपने आप में बहुत अलग है? क्या ये नॉर्मल नहीं है या क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है जो किसी भी इदारे में स्टूडेंट्स को एक बेहतर फ्यूचर के मद्देनजर और किसी तनाज़े से दूर रहने के मद्देनजर गाइडलाइन या एलामिया जारी किया जाता है? शफीक साहब। हुजूर, मैं 40 साल पहले दारुल में पढ़ता था जी। उस जमाने में भी दारुल की तरफ से इसी तरह की गाइडलाइन जारी होती थी। दारुल के तलबा के लिए हमेशा किसी भी मौके पर जब छुट्टी पड़ती है 2 या 3 दिन तक की, तो तलबा दारुल से सफर करते हैं तो हमेशा दारुल अपने तलबा को इस सिलसिले में गाइडलाइन देता है कि सफर में आप किसी से जो है उलझे नहीं, सफर करें। और इस वक्त में खास तौर से इन हालात में जो इस वक्त चल रहे हैं, इन हालात में बहुत ज्यादा दारुल एहतियात बरतता है। कैसे हालात? तकरीबन 4 साल के अरसे में दारुल में ट्रेन के अंदर जी कैसे हालात, किस तरह के हालात? दारुल में तलबा के साथ मार पिटाई हुई, उनके साथ उलझा गया, उनको जो है जबरदस्ती अपना ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। ये सारे हालात जो है ये पेश आते रहे चंद सालों के दरमियान में। इस वजह से दारुल एहतियातन अपने तमाम तलबा को यह हिदायत जारी करता रहा है और हमेशा भी इसी तरह का मामूल रहेगा। तो इसमें आप कोई ऐसी बात नहीं देखते कि जो बहुत हट कर हो? ये किसी इदारे की तरफ से एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो दारुल उलूम में होता रहा है, जो आपने बताया कि 40 साल पहले भी ऐसा होता था। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनिल भारद्वाज। अनिल भारद्वाज जी, क्या कोई किसी तरह की ऐसी बात नहीं है? जी अनिल भारद्वाज जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप
इस खबर को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये गाइडलाइंस मौजूदा हालात के तहत कुछ सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन एक तरफ हमारे शफीक साहब कह रहे हैं कि 40 साल पहले जब वो दारुल उलूम में पढ़ते थे तब भी इसी तरह गाइडलाइन जारी होती थी। फर्क क्या है तब में और अब में? अनिल जी। देखिए, बहुत पहले की बात, अगर हम लोग जब छोटे थे उस समय भी इस प्रकार घर से कहा जाता था कि भाई अगर आपको कहीं निकलना है, उस दिन खास तौर पर यह देखा जाता था कि ट्रेनों पर लोग फ्री में जाते थे, यहाँ से वहां तक घूम करके आते थे और तमाम चीजें होती थी। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगता था कि ट्रेन और ये सब फ्री होकर दिए गए हैं, तो उस प्रकार घर से कहा जाता था कि आप इस प्रकार के जो भीड़ में मत जाओ। आज जो जैसा कि आप बता रहे हैं जारी किया गया है, इसमें मुझे कोई बहुत अलग से नहीं लगता है। हाँ, एहतियात के तौर पर निश्चित रूप से ये ऐसा होना चाहिए कि भाई सुरक्षित आदमी रहेगा, किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना खड़ी हो, कानून व्यवस्था की ना हो। और आज का जो माहौल है उसके लिहाज से अगर देखा जाए, जैसा कि बनाया जा रहा है, कुछ है नहीं। अभी हम अपने गांव गए या कहीं हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस प्रकार कोई ऐसी बातें नहीं दिखाई दे रही हैं कि इसमें लगे कि तनाव पैदा हो गया चाहे कुछ हो। लेकिन अब इस तरीके जो जारी किया गया है, इसको अगर कुछ लोग अलग नजरिए से देखेंगे तो अलग बात होगी, वरना इसमें मुझे कुछ खास नहीं लगता है। अपने छात्रों को लेकर एकदम संवेदनशील होना अच्छी बात है किसी भी शिक्षण संस्थान का, तो ये अच्छी बात लग रही है। और खास तौर पे कि किसी तरीके का बवाल ना हो, यानी कानून व्यवस्था की मामला ना आए। और एक बात और, जिसे एक बात ये फैलाई जा सकती है कि NIA या तमाम चीजें जो पकड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसको भी कुछ लोग अपना अलग एजेंडा बना करके जो चलने वाले होंगे, वो लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस एक खबर होता है ना कि एक शब्द पकड़ करके उसको दूसरी तरफ मोड़ देना। जी जी जी। बहरहाल, दिलीप श्रीवास्तव हैं बीजेपी से। दिलीप जी, आप इस खबर को कैसे देखते हैं और क्यों जब किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से अपने स्टूडेंट्स को कोई गाइडलाइंस या कोई नोटिस जारी की जाती है तो उसे ये माना जाता है कि चूंकि वो इदारा, वो इंस्टीट्यूशन अपने छात्रों, अपने स्टूडेंट्स के लिए जिम्मेदार होता है कि वो कब क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो फिर वो अगर अपने छात्रों से अपनी हिफाजत की बातें करता है तो उसमें कुछ गलत देखते हैं क्या आप? विशाल जी, कोई भी शिक्षण संस्थान अपने छात्र छात्राओं के लिए अगर कोई गाइडलाइन देता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए, एक सामान्य रूटीन की बात है। लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे कि भय और का वातावरण है, तो वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर ये बनाने का प्रयास किया जाए और कुछ कट्टरपंथी अराजक तत्वों द्वारा ये दिखाया जाता है कि मोदी सरकार में भय का वातावरण है, मुसलमानों के बीच में भय पैदा करके वोट की जो तुष्टीकरण की नीति रही सपा बसपा और कांग्रेस की, इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये सदैव इन लोगों ने ये माहौल बनाने का कुत्सित षड्यंत्र रचा है। सपा हो, बसपा हो और कांग्रेस, ये मुस्लिमों के बीच में भय पैदा करके सरकार के, मोदी सरकार के विरुद्ध, और आप देखेंगे तो सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पे मोदी सरकार द्वारा, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में आप ये मान रहे हैं कि भय का माहौल किए गए है, आज तस्वीर बदली है, उसको प्रोपेगेट कोई दूसरा कर रहा हो, एजेंडा किसी और का, लेकिन भय का माहौल बना दिया गया है। नहीं, भय का कोई वातावरण नहीं है, भय का कोई वातावरण नहीं है, खुशनुमा माहौल है। हिंदुस्तान में भाई से भाई को लड़ाने के लिए लगातार ये काम सपा बसपा और कांग्रेस करते आए, उनकी तुष्टीकरण की नीति करती आई है। कोई निर्दोष व्यक्ति को क्यों कोई पुलिस पकड़ेगी? निर्दोष व्यक्ति को, हिंदू मुसलमानों का भेद करने का काम इन लोगों ने किया है, हिंदू बेटी मुस्लिम बेटी का भेद किया है सपा बसपा और कांग्रेस ने, तो ये इन लोगों की नीतियां रही है। अगर खुशनुमा माहौल है तो उसको बिगाड़ने का काम ये लोग करते हैं। अगर इस समय लेकिन जो है, आप देखिए हमारे सामने कुछ जो एग्जांपल्स हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा ही एक मौका था जब राष्ट्रीय पर्व मनाने का दिन था और कासगंज में क्या कुछ हो गया, उसमें बातें कैसी कैसी आ गई, कई तरह की बातें आ गई, सब लोग अपना अपना पक्ष बोलने लगे, जो जिस पक्ष का था वही बात करने लगा, किसी को यह मतलब नहीं रहा कि सच क्या है या झूठ क्या है, बस हम जिस पक्ष में समझे जाते हैं हमको उसी पक्ष की बात करनी है। तो कुछ जुनैद को जिस तरह से ट्रेन में उसके साथ हमला किया गया, चाकू से उसे मारा गया, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। तो क्या
इसके मद्देनजर ये समझा जाए कि भय का माहौल है, भले ही उसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई पार्टी विशेष उसके लिए जिम्मेदार है। कोई भय का वातावरण नहीं है, ना कोई भय का माहौल है। लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान के मसले हैं तो विदेशी धरती पर उन मसलों को उठाने का क्या औचित्य है? हिंदुस्तान में उन मसलों को उठाना चाहिए। जिन बातों का आप रख रहे हैं, आतंकवादी जो होता है उसकी कोई जाति मजहब संप्रदाय होता है, उसकी गोली का शिकार तो आम हिंदुस्तानी होता है। तो उस आतंकवादी के पक्ष में कौन लोग खड़े होते हैं? वही लोग तो माहौल खराब कर रहे हैं। आतंकवादी यानी देश का दुश्मन। देश का जो दुश्मन होता है उसकी ना जाति होती है, मजहब होता है, ना संप्रदाय होता है। ठीक है। और उसकी गोली का निशाना निर्दोष हिंदुस्तानी होते हैं। क्या उसकी वो गोली पूछ के मारता है कि हिंदू है कि मुसलमान है? तो ऐसे लोग ही माहौल खराब करते हैं। आज हुनर उस्ताद ऐसी योजनाओं के द्वारा, केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा तमाम मुस्लिम नवयुवक अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। ठीक है, कारी साहब के पास आ रहा हूं। कारी शफीक साहब, मैं आपसे एक सवाल लेके आ रहा हूं। आपने कहा था कि 40 साल पहले भी जब आप वहां दारुल देवबंद में थे तब भी इस तरह के एलामिया या गाइडलाइन जारी होता था, अब भी हो रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि तब भी हो रहा था, एलामिया तब भी था, अब भी है, माहौल में क्या तब और अब में फर्क आप देखते हैं? नहीं, फर्क में माहौल में तो हम ये देखते हैं, उस जमाने में जब हम सफर करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। हिंदू और मुसलमान आपस में बैठकर जाते थे, एक दूसरे से अपने बातें करते थे, गुफ्तगू करते थे, अपने हर तरह के सारे सफर में शेयर करते थे। अपना कोई बात नहीं थी, किसी तरह की एक दूसरे को दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है कि अभी 4-5 साल के अरसे में देवबंद से दिल्ली तक का सफर बड़ा मुश्किल हो गया। उसमें तलबा के साथ में ट्रेन के अंदर ज्यादती हुई, मार पिटाई हुई, ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, उनकी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी, और बच्चे नौजवान अपना ट्रेन के अंदर सवार हुए तो दाढ़ी वाले मुल्ला को ऐसा हालिया वाकया आपको याद है कि कब हुआ था ऐसा कोई वाकया किसी महीने के साथ? जी नहीं, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि मुस्तकिल ये वाकया पेश आते रहे। अभी मेरा बेटा वहां पढ़ता था, कितनी बार उसने आकर ये बताया कि अब्बू ट्रेन के अंदर बड़ी बदतमीजी होने लगी है। तो मैंने कहा बेटे बजाय ट्रेन से सफर करने के तुम बस से आ जाया करो। तो बाद लोग एहतियातन ये करने लगे कि बजाय ट्रेन से सफर करने के बस से सफर कर लेते, उसमें सेफ्टी रहती है। तो ये माहौल अभी 4-5 साल के दरमियान ही बना है, इससे पहले कभी नहीं था ऐसा माहौल। मतलब क्या आपके बेटे ने कहा कि बदतमीजी होती है, मतलब क्या होती है? फिक्रे कसे जाते हैं, क्या कुछ गालियां दी जाती, क्या होता है? हाँ, फिक्रे कसे जाते हैं, गाली गुफ्तार होता है, बदतमीजी होती है, ओ मुल्ला दाढ़ी वाले, ओ इस तरह से जुमले कसते हैं। अब उसमें कोई अगर जवाब दे दिया किसी ने तो बस उसके साथ मारपीट हो गई, और जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ अपना गालियां सुनता रहा तो ठीक है, नॉर्मल वक्त गुजर गया। इस तरह के वाकयात आपके बेटे के साथ हुआ है, 4-5 साल आपके बेटे के साथ भी हुआ, ट्रेन के अंदर पेश आते रहे। नहीं, मेरे बेटे ने बताया मुझे कि अब्बू ट्रेन के अंदर बड़ा माहौल खराब होने लगा, अब इस तरह की चीजें हो रही हैं। जी हाँ, तो अनिल भारद्वाज जी देखिए, बात इतनी सी ही है, मतलब किसी चीज को हाँ कह देना या ना कह देना। अगर हम ये कह दें कि सबका साथ सबका विकास या माहौल बहुत खुशहाल है, अच्छी बात है, सुनने में अच्छी लगती है ये बातें, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे वाकयात रूनुमा हुए हैं। तो क्या ऐसे हालात में किसी एक इदारे का इस तरह से गाइडलाइन जारी करना, इसे सही माना जाए, या फिर ये समझा जाए कि लोकतांत्रिक देश में, एक ऐसी देश में जहां जमहूरियत है, जहां सबको अपनी बातें रखने का हक है, वहां पर उसके लिए जमीन छोटी पड़ रही है? अनिल जी देखिए, जो मौलाना साहब बोल रहे हैं उनकी बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता जी। ट्रेनों में जिस तरीके से अराजकता या गुंडे या आप जो भी कह लीजिए, वो ये नहीं है कि 2-4 साल 5 साल पहले से हो रही है। आप देखिए ट्रेनों में अराजकता करने वाले कौन होते हैं? जो दैनिक यात्री होते हैं। इसके आप अलीगढ़ से दिल्ली तक जाइए, किसी भी ट्रेन में आप देखिए किस तरीके अराजकता होती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है, या दाढ़ी वाला है, या मुसलमान है, किस तरीके से उसकी दुर्दशा की जाती है। आप यात्रा करके देखिए। दूसरी जो गाइडलाइंस की जहां तक आपने पूछा, वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए, मेरा कहना है। और जो भी घटनाएं, ठीक है, घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, अगर देखा जाए, वो कहते हैं कि
गोवंश को लेकर के या ट्रेनों पर लेकर के, ऐसा नहीं कि कोई सब एक तरफा हो रहा है, लेकिन घटनाएं बढ़ी हैं ऐसा माना जा सकता है। लेकिन मौलाना जिस तरीके से कह रहे कि उनके बेटे ने कहा कि दाढ़ी वाला, अभी मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली यात्रा की थी और अलीगढ़ से लेकर के और दिल्ली तक जो दशा हुई, अब मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन इस प्रकार को किसी का फिक्रा तो हमने नहीं सुना। अब मौलाना कह रहे हो सकता है उनके बेटे के लिए कहा गया हो, लेकिन इस तरीके से दाढ़ी वाले भी लोग बैठे थे और अन्य लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन दुर्दशा थी, हम लोगों को ये स्थिति थी कि खड़े हो जाने की स्थिति आ गई। ये घटना तो आपको पता होगा, दिल्ली के आसपास एक घटना घटी थी जब जुनैद नाम के एक बच्चे को मार दिया था चाकू से, ये तो आपको पता होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसे ही सबके साथ हो रहा है, लेकिन इक्का दुक्का ही सही ऐसे वाकयात तो हो रहे हैं ना, इससे इनकार तो नहीं कर सकते ना, आप पत्रकार हैं। बिल्कुल 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 सही, इस प्रकार की बातें हो रही है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। और आपने ये भी कहा कि ये एक तरफा मामला नहीं है, हो सकता है कि जहां पे कहीं कोई दूसरा लगता है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे नंबर में ज्यादा हैं तो वो अपनी तरफ से अपने तौर से ऐसी चीजें कर रहा है, ऐसा है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ऐसा इसलिए हो गया है कि क्या माहौल में एक नशा सा घुल गया है, एक नफरत का माहौल बन गया है। सवाल इसी बात को लेकर है भारद्वाज जी। बिल्कुल बनाने की कोशिश की जा रही है, जी हाँ, बिल्कुल बनाने की कोशिश की जा रही है, नफरत के माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी से सियासत का फायदा उठाने की जो कोशिश की जा रही है। हाँ। इसी माहौल से आपने देखा कि एक अगर किसी इदारे ने जारी किया एक अपना गाइडलाइन जारी किया, उस पे अगर इस तरीके से बात होने लगी, उसको घुमा फिरा के बात की जा रही है, उसको सीधे सियासत से जोड़ा जा रहा है, जात से जोड़ा जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि ये नफरत फैलाने की ही बात चल रही है। चलिए, तो जो आप ये कह रहे हैं कि माहौल तो ऐसा है, नफरत तो हो गया, और उस पर दिलीप जी का कहना है कि ये नफरत का माहौल कांग्रेस, सपा और बसपा और दूसरी तमाम पार्टियों ने बनाया है, ना कि बीजेपी ने। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, छोटी सी? देखो, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी हो, ये बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सियासी फायदे के लिए, वोट के लिए सारे लोग अपना वही काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बांटने की और अलग करने की जी। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी के फायदे के लिए नहीं कर रहे, अपने फायदे के लिए अपने फायदे। दिलीप जी देखिए, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते ना कि एक माहौल में ऐसी बातें घुल गई हैं, एक लोग जो है एक दूसरे को नाम और वो शक्ल से देखते हैं, पहचानने की कोशिश अब थोड़ा दूसरी तरीके से करते हैं, पहले नहीं करते थे। आप भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि इसमें आपकी पार्टी जो है वो शामिल नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियां शामिल हैं। तो आज आपकी पार्टी इसको खत्म करने के लिए क्या कर सकती है, दिलीप जी? कि विशाल जी, ऐसी स्थिति है नहीं, ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है, इसका षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने कहा था, देश के मानवीय संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने कहा, आतंकवादी गतिविधियों में अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति पकड़ा जाता है तो मुझे नींद नहीं आती। यहाँ राज्य सरकार की बात करिए, अखिलेश जी की सरकार में हिंदू बेटी मुस्लिम बेटी का भेद किया गया। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो आजमगढ़ में तमाम लोग घड़ियाली आंसू बहाने गए, उसके घर पे जाते हैं। इन गतिविधियों के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये नफरत पैदा करने वाली ये तथ्य है कि ऐसा देखिए दिलीप जी, ऐसा सिर्फ एक तरफा नहीं है, यहाँ भी मामला एक तरफा नहीं है। इसके साथ में भी बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर हुए जिसपे सवाल खड़े हुए और बहुत सारी ऐसी हत्याएं हुई जो जिसे बेकसूर मारे गए। लेकिन अगर कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा पद वाला किसी के घर पे गया मिलने या उसको बुलाया तो उसमें पक्षपात हुआ है, उसमें पक्षपात हुआ। लगाने का काम इसलिए हुआ क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय। और मनमोहन सिंह ने कहा क्या था, वो बात की बात है ना। अभी आप जब 5 साल तकरीबन पूरा करने वाले तो आप कर क्या रहे हैं, इसमें भी तो बात आएगी। अभी मौजूदा माहौल में कौन किसके हाथ में शासन प्रशासन है, सवाल तो उससे होंगे ना दिलीप जी। मैं आपको बताना चाहता हूं विशाल जी, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में सर्वाधिक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति इसका लाभ पाए हैं। क्यों सर्वाधिक भी क्यों पा गए, ये भी गलत है। जब आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको जिसकी जितनी संख्या है और जिसकी जितनी जरूरत है उतना होना चाहिए। मुस्लिम शिक्षण संस्थानों में मदरसों की स्थिति अच्छी बात है। चलिए, आज स्थितियां बदली हैं। मैं वही कह रहा हूं कि माहौल जो है, जो शासन प्रशासन में रहता है वही जिम्मेदार होगा। अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए भी उसकी तारीफ होगी, बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी उसी जिम्मेदार होगा। हम पीछे की बात नहीं कर सकते कि अब मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो क्या कहा था।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का वक्त की कमी है। शफीक साहब, आपने अपनी बातें रखी और दिलीप जी ने भी अपना पक्ष रखा, बताया कि किस तरह से दूसरी पार्टियां भी इसमें इन्वॉल्व है और चाहती है कि ऐसा माहौल बना रहे ताकि वोटों को लेकर पोलराइजेशन होता रहे। शुक्रिया आपका दिलीप जी और अनिल जी, आपका भी। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।